अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार, लेकिन लगातार 6 दिनों की तेजी के साथ डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती। उम्मीद से कमजोर रहे टाटा मोटर्स के नतीजे, जेएलआर का खराब प्रदर्शन और ब्रेग्जिट पड़ा भारी। टाटा स्टील से भी निराशा, घरेलू बाजार में एबिटा में तेज गिरावट। मिस्त्री मामले में टाटा मोटर्स बोर्ड ने दिखाई सख्ती, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मिस्त्री का पक्ष लेने से किया मना, कहा बोर्ड की सहमति से लिए गए सभी फैसले। औरबिंदो फार्मा ने पेश किए अनुमान के मुताबिक नतीजे, मुनाफा 34% तो आय 12% बढ़ा। अमेरिकी कारोबार में 17% की ग्रोथ। बैंक ऑफ बड़ौदा की एसेट क्वालिटी में सुधार के संकेत, दूसरी तिमाही में स्लिपेजेज में आई कमी, ग्रोथ एनपीए भी फ्लैट। पेट्रोल पंप और अस्पतालों में अब 24 नवंबर तक चलेंगे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट। एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुल रहे हैं बैंक, भारी भीड़ की उम्मीद। और शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, वहीं नोटबंदी मुद्दे पर विपक्षी दल आज फिर से करेंगे मंथन। रुपए की कमजोरी, एफआईएस की बिकवाली का दबाव और कमजोर नतीजे। शुरुआत तो कमजोर होगी भारतीय बाजारों की, लेकिन क्या निचले स्तरों से बाउंस मिलेगा और कमजोरी होगी तो कितनी, और इस बाजार को कैसे करें ट्रेड ऑफ लंबे वीकेंड के बाद, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह के नजर आ रहे हैं। यूएस में 6 दिनों तक आप देखिए डाउ में तेजी होती हुई नजर आई, तो अब देखना होगा कि आज भी वहां पर तेजी हो पाती है। लेकिन आप देखिए नैस्डैक और एसएनपी में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, तो मिक्स क्यूज थे, लेकिन डाउ में तेजी हो रही है। यूरोप के मार्केट्स देखिए, सोमवार को कल जब भारतीय बाजार बंद थे तब वहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, और वहीं से संकेत ले रहा है एसजीएक्स निफ्टी भी। आप देखिए तेजी के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, इसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के करके एसजीएक्स निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है। घंटे भर पहले करीब 40 अंक ऊपर था, अब मात्र 18-20 अंक ही ऊपर है, और उसका वजह है डॉलर इंडेक्स। ये 100 के करीब चली जाती है तो ट्रेडर्स नर्वस हो जाते हैं, एफआईएस की बिकवाली बढ़ जाती है। ये बताइए संकेतों को कैसे देखेंगे आप? उछाल में क्या बिकवाली हो सकती है अगर डॉलर इंडेक्स और ऊपर जाएगी तो? पहले ग्लोबल संकेतों की अगर बात करें हेमंत, तो इस वक्त हमें डाउ, नैस्डैक ये सब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सही तस्वीर नहीं दे रहे हैं। सही तस्वीर आपको मिलेगी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल करेंसी मार्केट से, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पिछले 6 दिनों से डाउ मजबूत है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हो रहा है, लेकिन वो तेजी आपको एमर्जिंग मार्केट्स में नहीं दिख रही, और हिंदुस्तान एमर्जिंग मार्केट्स का एक हिस्सा है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि करेंसी मजबूत होती दिख रही। फर्ज करें आप एक एफआईआई है, हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं, तो डॉलर अगर मजबूत होगा, रुपया यहां का कमजोर होगा, तो जब भी आप बेचकर वापस जाएंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वो कीमत नहीं मिलेगी जो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त लगा कर आए। तो रुपए की कमजोरी उनके इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव असर डालती है। दूसरी बात, रुपए की कमजोरी के साथ साथ अगर बाजार और नीचे आ जाए तो डबल नुकसान। तो ये बड़ी वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत नहीं दिख रहे हैं। शुक्रवार को हम अच्छे खासे कमजोर हुए, और आज भी एसजीएक्स निफ्टी को देखकर भ्रम मत रखें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, निफ्टी 8,300 के आसपास बंद हुआ है, 35-30 पॉइंट की प्रीमियम, यानी कि 8,330। वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 100 पॉइंट निफ्टी नीचे नजर आएगा, जिस लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो एक दिन का एडजस्टमेंट है छुट्टी वाला, वो देखकर ट्रेड करें, तो एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर यह न सोचे मजबूत है। जहां तक संकेत इस वक्त है ग्लोबल मार्केट से, अगर डॉलर कमजोर होगा तो ग्लोबल मार्केट्स में, मतलब हमारे मार्केट्स में, वहां से संकेत पॉजिटिव होंगे, और डॉलर मजबूत होगा तो हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो डाउ नैस्डैक की तेजी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो और गिर जाए तो थोड़ा डर बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इन संकेतों को, मैं ग्लोबल संकेतों को आज के लिए न्यूट्रल मानकर चल रहा हूं, और थोड़ा सा नेगेटिव। और बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस में बढ़ती हुई नजर आ रही है, 3% के पार पहुंच गई हैं, वो भी दिक्कत की बात है। तो दिक्कतें तो काफी सारी हैं। ये बताइए सेलोन रैली, ये क्या रणनीति सही होगी? शुक्रवार को भी आप देखिए क्या तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, डेज लो पर जाकर हमने समाप्ति दी है। 8,300 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग नहीं कही जाएगी। अगला लेवल क्या नीचे में?
देखिए क्लोजिंग तो 8,400 के नीचे होने से ही खराब हो गया मार्केट, क्योंकि हमने पिछली बार करेक्शन में एक भी बार ट्रम्प साहब के रिजल्ट के दिन, डीमोनेटाइजेशन की खबर के दिन भी 8,400 के नीचे क्लोज नहीं दिया था, जबकि शुक्रवार को दिया है और वो भी वीकली क्लोजिंग। तो बाजार का ट्रेंड तो खराब हो गया। अब आपको फ्रेश तेजी तभी करनी जब बाजार 8,400 के पार निकले, पहली बात। तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, उछाल में बिकवाली का बाजार, लेकिन एक तरफा बाजार नहीं होगा। आज भी 100 पॉइंट नीचे खुलने के बाद बाजार में थोड़ी और गिरावट होगी और वहां से आपको और मौके मिलेंगे ट्रेडिंग करने के तेजी की तरफ। तो दोनों तरफ के मौके आज मिलेंगे आपको, शार्प मूव आएंगे और उसके लिए आपको तैयार होना होगा, क्योंकि वायदा कारोबार के जब मैं डेटा आपको बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से मुझे लगता है कि निचले स्तरों से खरीदारी आएगी। 8,200 पर आप अपनी मंदी की पोजीशन है तो एक बार की वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब अगला अहम सपोर्ट 8,200 है। 8,200 के नीचे अगर फिसले, टीके, वक्त बिताया, क्लोज दिए, तो फिर नीचे की रिस्क बड़ी खुलती हुई दिखेगी, जो 8,000 तक आराम से निफ्टी को ले जाएगी। तो 8,200 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं टिकना चाहिए। तो दो तरह से आज रणनीति बनाएं। पहला, निफ्टी शॉर्ट करें 8,200 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 8,350 का। बहुत गैप से खुल गए तो इसे छोड़ दीजिए, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी पर आइए और वो होगा 8,200 के नजदीक निफ्टी खरीदें, 8,150 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ एक बाउंस आएगा, बड़ा बाउंस आएगा, हो सकता है आज ही सेकंड हाफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखे और वो बाउंस 8,300, 8,350 तक निफ्टी को ले जा सकता है। स्ट्रॉन्ग बाउंस की भी संभावनाएं बनती है। इसके साथ ही मैं बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर मजबूती आएगी तो बैंक से आएगी और वो भी सरकारी बैंक से। तो ऐसे में 19,500 के आसपास गलती से बैंक निफ्टी मिल जाए, बहुत बेहतरीन लेवल होगा जहां तुरंत आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। 19,300 का स्टॉप लॉस लगाकर 19,750 और 19,900 ऊपर का लक्ष्य होगा। और पॉजिटिव सेक्टर्स जो मुझे आज नजर आ रहे हैं, सरकारी बैंक, सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियां और फार्मा, ये 3 सेक्टर मैंने पॉजिटिव साइड पर चुने। और कमजोरी होगी तो उसकी लीडरशिप आएगी आपके लिए एफएमसीजी स्टॉक से, ऑटो स्टॉक से और आईटी स्टॉक से। तो कुल मिलाकर आज की तेज गिरावट के बाद देखना ये निचले स्तर से हमें कहां खरीदारी करनी है और रिकवरी के लिए प्ले करना है। और एक और खराब बात है, काफी सारी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो द लॉन्ग वीकेंड वो कमजोर आए हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, और विस्तार से हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनियों ने किस तरह के नंबर्स पेश किए, उसके ऊपर भी रिएक्शन आपके सामने पेश करेंगे। और एफआई के डेटा अनिल कैसे देख रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वागले साहब से पूछते हैं वो आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को आज। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग गुड अनिल मॉर्निंग सर। आई थिंक थोड़ा बाउंस के लिए वेट करके फिर बेचना चाहिए। बेसिक ट्रेंड तो डाउन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 83, 85 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और ऑन द डाउन साइड 8208 का मैंने टारगेट दिया है। ब्रॉडली हम 8200, 8400 ये रेंज में है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि काफी वोलेटिलिटी होगी, आप दोनों साइड से एज ए ट्रेडर चॉप आउट हो सकते हैं। तो एक बात मैं बिल्कुल सहमत हूं अनिल जी से कि 8400 तक, 8400 के ऊपर जब तक क्लोज ना हो जाए, वो भी वीकली तेजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन हो चुका है। ऑन द डाउन साइड मुझे नहीं लगता 8150 तोड़ेगा, 8150, 8200। तो ये 200 पॉइंट के रेंज में हमको अब अगले कुछ दिनों में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स लेने पड़ेंगे विद अ नेगेटिव बायस। ओके, चलिए तो 8150 ये वो लेवल है अब जब सबकी नजर है, और ये ना तोड़े तो अच्छा है, लगता नहीं कि तोड़ेगा, लेकिन बायसनेस तो सेल साइड की तरफ है, उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए। और एक और बात, नमूरा ने जो जीडीपी का अपना लक्ष्य है, देखिए वो भारत के लिए घटा दिया है डीमोनेटाइजेशन की खबर के बाद, 7.3% से घटाकर 6.5% कर दिया। तो ये एक और नेगेटिव चीज जो आज काम करती हुई नजर आएगी। नमूरा के बाद अब दूसरे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या व्यू लेते हैं उस पर भी बाजार की नजर बनी रहने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नजर किसी एक आंकड़े पर है डॉलर इंडेक्स के बाद अनिल, वो तो फिर एफआईएस के फिगर पर ही है। और आप देखिए शुक्रवार को करीब करीब 1500 करोड़ रुपए की कैश मार्केट की में सेलिंग, और 3 दिनों की मिला तो 4300 करोड़ रुपए की सेलिंग, बड़ी सेलिंग है नहीं? और अक्टूबर से बेच रहे हैं, अभी तक थके नहीं। ये तो ठीक है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत बड़ी सेलिंग है। और रिसेंटली 1500 करोड़ का कैश मार्केट का बिकवाली का सिंगल डे का आंकड़ा कभी आया नहीं। लेकिन हेमंत, अगर इसको साथ में जोड़कर देखें आप वायदा कारोबार के, तो डर जाएंगे। ये आंकड़े खराब नहीं है, ये आंकड़े गंदे हैं। 1000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 1700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, 2400 करोड़ के ऑप्शन बेचे। और एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पर पोजीशन, मतलब ऑप्शन
आप पुट भी बेच सकते हैं, कॉल भी बेच सकते हैं, राइट। पुट बेचे तो समझ में आता है कि तेजी होती है, लेकिन सारे के सारे कॉल ऑप्शंस बेचे हुए हैं। वायदा कारोबार के डेटा आज बहुत इंटरेस्टिंग है, हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल एक संकेत साफ दिख रहा है, 1020 करोड़ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं वहां पर ओपन इंटरेस्ट में कमी हुई, तो तेजी की पोजीशन 8400 के नीचे निफ्टी जाते ही काफी कम की है एफआईज ने निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वैसा हाल नहीं है। 1700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और 1500 करोड़ के आप कैश मार्केट की बिकवाली दोनों को मिलाकर देखें तो 3200 करोड़ की बिकवाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एफआईज अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और वो चिंता की बात है आपके हमारे सबके लिए। अब दिक्कत इन डेटा में ये साफ दिख रही है कि किसी भी वजह से एफआईज ने अपना मूड एक भी दिन बदला नहीं है, चाहे वो ट्रंप साहब की जीत का हो, चाहे ब्लैक मनी पर सरकार का एक्शन का हो, चाहे जीएसटी को लेकर आगे जो डेवलपमेंट हुए। तो इसका मतलब साफ है एफआईज ने मूड बना रखा है कि वो खरीदेंगे नहीं, और जब एफआईज खरीदेंगे नहीं तो आपकी तेजी अपसाइड लिमिटेड है। बिकवाली बढ़ाएंगे तो नीचे की रिस्क खुलती हुई दिखती है। तो ये डेटा में बहुत साफ दिख रहा है। इन डेटा के दम पर दो चीज करिए। पहला तो ये, जब भी उछाल मिले हल्के होने की कोशिश करें, बेचने की कोशिश करें, निकलने की कोशिश करें, पोजीशन कम कर लें। और अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट करना जानते हैं, तो फिर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। ये डेटा से बेहद साफ संकेत दिख रहा है। जब तक ये डेटा ठीक ना हो तब तक ट्रेंड बाजार का ऐसा ही रहेगा। ओके, चलिए, तो ये डेटा जो है वो बहुत अनिल वर्ड यूज करना चाहते हैं, शायद दहशत वाला है, दहशत फैलाने वाला है, बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही चिंता में डालने वाले हैं। और देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना, एफआई का डेटा, जीडीपी का एक नीचे का लेवल, डीमोनेटाइजेशन, गिन सकते हैं आप आराम से 8-10 पॉइंट्स जो भारतीय बाजारों के लिए आज कमजोरी भरे हैं। लेकिन विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसे बाजार में अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को कोई शेयर खरीदना हो तो वो कौन सा होगा, क्योंकि ऐसे बाजार में कई लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। विकास जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके फिर टॉप पिक्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जहां तक बाजार का सवाल है, बिल्कुल एक पैनिक जैसा माहौल है, खबरें काफी नेगेटिव है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है तो उसके कारण से पूरे इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज पे भी दबाव है और उससे भारत भी अछूता नहीं है, तो हम वीकनेस जरूर देख रहे हैं। बट मुझे लगता है ये जो वीकनेस आ रही है, ये अगर सब्सटेंशियली गिरावट आती है बाजार में तो वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छे स्टॉक्स अच्छे सेक्टर से पिकअप करके उनको चूज करके लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। मुझे यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग एज अ सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से सरकार का डीमोनेटाइजेशन का भी जो ड्राइव है, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो बैंकिंग सेक्टर ही होगा। और यहाँ पे जिस तरह के डिपॉजिट्स आ रहे हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आएंगे, फिर मुझे लगता है इतने ज्यादा डिपॉजिट्स के बाद ब्याज दरों में बिल्कुल भारत में कटौती होगी। आरबीआई भी कटौती करना चाहिए। एक तो इन्फ्लेशन भी जिस तरह से कंजम्पशन पे बिल्कुल एक वो लग गया है रुकावट, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा और बैंक्स के पास लैंड करने के लिए फंड्स भी बहुत हो जाएंगे। तो इन सबको देखते हैं, और वो भी सब कासा डिपॉजिट्स, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स रहेंगे। और एक और इसका डिमोनेटाइजेशन का जो फायदा दिख रहा है वो ये हो सकता है कि ये जो पूरे के पूरे जो नोट्स है 500 और 1000 के, वो कन्वर्ट ही नहीं होंगे। तो जो भी मिस होता है, जो कि आंकड़ा 3-5 लाख करोड़ का भी हो सकता है, वो अगर होता है तो एक आरबीआई और पूरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक मेजर बहुत अच्छा एक फंड आ जाएगा, जिससे उनको भी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करने के लिए, पब्लिक स्पेंड के लिए बहुत अच्छे फंड्स मिलेंगे। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है बैंकिंग एज अ सेक्टर पे यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की जो डरने वाली स्थिति या जो पैनिक जैसे माहौल में अगर ये स्टॉक्स नीचे आते हैं तो डेफिनेटली मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इनमें खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे और हमने देखा है बुधवार के लो से इसी सेक्टर ने रिकवर करना शुरू भी किया है। तो कौन से वो बैंक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं एफएनओ के डेटा की। ये बताइए ये क्या सजेस्ट कर रहा है, और पुट कॉल रेशियो ये कहां पर पहुंचा है? दो बहुत ही अहम आंकड़े हैं, और अगर मैं आज बहुत स्ट्रांगली ये कह रहा हूं हेमंत की निचले स्तरों से रिकवरी आनी चाहिए और दमदार रिकवरी आनी चाहिए, तो ये सिर्फ पुट कॉल रेशियो के दम पर है। 0.84 0.98 से सीधे 14 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में पुट कॉल रेशियो कम हुआ है। यानी कि एक्स्ट्रा से कहीं ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी है। 2400 करोड़ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं एफआई से, उसमें पुट ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में दमदार बिकवाली की है। और पहली बार, मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार यह आंकड़ा मैंने कब देखा था, कॉल ऑप्शंस में एक दिन में 1 करोड़ 16 लाख शेयर जुड़े हैं। तो किसी ने तो कॉल बेचे, ठीक बात, मंडी की पोजीशन बनाई है। तो देखिए डेटा सब खराब है,
माहौल खराब है, खबरें खराब है, लेकिन अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई भी मिस है। अब ये जो शॉर्ट्स बने ना, इनको कहीं तो कवर होना है। शॉर्ट कवर होने के लिए सबसे बढ़िया लेवल क्या है? जब पुट कॉल रेशियो आपको 0.75 0.78 की रेंज में मिले और निफ्टी 8,200 पर मिले, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो सोचिए मत, दिमाग मत लगाइए, वहां शॉर्ट कवर कर लीजिए। ओके, सबसे डेटा ये बता रहा है, ये डेटा बता रहा है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, हिम्मत है कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करने की, तो वहां पर 50 पॉइंट का जो भी जहां आपको सुटेबल स्टॉप लॉस लगे, 50 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार आप बाउंस के लिए खेल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाउंस के खेलने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार का ट्रेंड बदल जाएगा या बाजार फिर से तेजी में आ जाएगा, वो तब होगा जब आप 8,400 के पार निकलकर टिकेंगे, बंद होंगे। लेकिन इस लेवल पर आज 100 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल जाए तो फिर शॉर्ट नहीं करना है, ये बहुत साफ दिख रहा है। और क्यों नहीं करना है? वो ये कि सरकारी बैंक बहुत मजबूत है, और अगर आप ट्रेड लेना ही चाहें तो सामने निफ्टी बेचिए और पीएसयू बैंक निफ्टी खरीदिए, या फिर बैंक निफ्टी थोड़ा खरीद कर भेज रहे हैं। तो बाजार को अगर घूमना है, बाजार को अगर ऊपर जाना है, तो 8,200 से बढ़िया कोई लेवल नहीं है। लेकिन हेमंत, एक चीज बहुत क्लियर है, जब किसी लेवल को हम बहुत अहमियत देते हैं तो उस लेवल के टूटने के बाद रिस्क भी उतनी बड़ी होती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर 8,200 के नीचे घंटे 2 घंटे हम बिता दें तो फिर डर वाली बात है। फिर ये होगा कि बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों ने पुट बेचे हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है पुट में, तो वो अपनी तेजी की पोजीशन कम करने के लिए भी आ सकते हैं। हालांकि मुझे संभावना कम दिख रही, क्योंकि वायदा कारोबार के डेटा मुझे ये बता रहे हैं कि बाजार ओवरसोल्ड होने की तरफ बढ़ रहा है। 0.84 का पुट कॉल रेशियो, 5-6 बेसिस पॉइंट 100 पॉइंट नीचे ही खुलते ही तेजी वालों की पोजीशन कम होना, स्टॉप लॉस ट्रिगर होना। अगर पुट कॉल रेशियो को 0.75 से 0.78 की रेंज में ले जाता है और 0.7 पे आ जाए, तो फिर वो जो आप कई बार पूछते हैं ना, घर बेच के खरीदारी करने वाला लेवल कहाँ है, वो 0.7 पर होता है। हालांकि वहां से हम 14 बेसिस पॉइंट ऊपर है अभी, तो वो लेवल आया नहीं है, लेकिन मंदी काटने के लेवल तो आ जाएंगे, ये साफ दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है तेज गिरावट के बाद घबराएं नहीं, एक बाउंस बैक के लिए इंतजार करें, चाहे आपको अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करनी हो, चाहे फ्रेश शॉर्ट बनाना हो। ऑलराइट, चलिए, तो ये संकेत एफएनओ से आपके लिए। लेकिन इस समय देखिए एशियाई बाजारों पर फिर से नजर रखिए। कुछ देर पहले तस्वीर थोड़ी बेटर हो रही थी और अब आप देखिए जापान का बाजार लाल निशान में, शंघाई यानी चाइना भी लाल में, कोस्पी में भी गिरावट, और हांगकांग में जितनी तेजी थी उतनी तेजी इस समय है नहीं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वागले साहब के टॉप पिक्स क्या हैं, विकास सेठी जी के टॉप पिक्स क्या हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि आज आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अपने 5 एक्सपर्ट्स की राय सामने पेश करेंगे। बीपीसीएल, ये सरकारी कंपनी जो निफ्टी का हिस्सा है, इसने इस वीकेंड पर नतीजे पेश किए और नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे 2 फ्रंट पर कमजोर हैं। पहला तो रिफाइनरी मार्जिन्स कमजोर हुए और दूसरा इन्वेंट्री लॉस। हालांकि मुनाफा बढ़कर आपको नजर आएगा ऊपर, लेकिन जीआरएम्स देखिए $4.5 से घटकर $3 के आसपास रहेंगे। तो उम्मीद से कमजोर नतीजे के दम पर आज दिखेगा एक्शन नीचे की तरफ। आरकॉम में भी नीचे की तरफ ही आपको एक्शन देखने को मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप देखिए आरकॉम ने भी जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिली है। 90 करोड़ रुपए से घटकर करीब 60-61 करोड़ रुपए रह गया इनका मुनाफा। और आप देखिए रेवेन्यू में भी कमजोरी देखने को मिली है। 4G के चलते लोगों ने CDMA से 4G में शिफ्ट हुए हैं, तो उसका भी एक नुकसान देखने को मिला है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है और नुकसान हो रहा है आरकॉम को। लेकिन दमदार नतीजे आए हिंडाल्को के। मुनाफा 440 करोड़ पर पहुंचा, 124 करोड़ से बढ़कर आय में बढ़ोतरी 88% और मार्जिन दुगुने होते हुए दिख रहे हैं, 6% से बढ़कर 12% के आसपास। और नोवेलिस के शानदार नतीजों के बाद हिंडाल्को के बेहतरीन नतीजे, स्टॉक आज रहेगा एक्शन में पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल। और पीएसयू बैंक्स जो पिछले हफ्ते से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं उनमें और तेजी बढ़ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आए, बेहतरीन आए। स्लिपेजेस देखिए घट गए हैं, प्रोविजंस इन्होंने अब कम कर दिए हैं, एनपीएस में सुधार देखने को मिल रहा है, मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हर फ्रंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे शानदार। तो एसेट क्वालिटी में सुधार के संकेत बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है और वैसे ही संकेत कॉर्पोरेशन बैंक में भी, जिसने बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। 11% से तिमाही दर तिमाही ग्रोथ एनपीए में कमी आई है, 10.8%। बढ़े नहीं है ग्रोथ एनपीए, ये बड़ी राहत की बात है। प्रोविजनिंग भी थोड़ी सी घटी है, 875 करोड़ से घटकर 790 करोड़। ये नतीजे बाजार को पसंद आएंगे। तो आज एक्शन दिखेगा तेजी की तरफ कॉर्पोरेशन बैंक।
मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। संदीप वागले जी और विकास सेठी हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब वक्त है जानने का कि इनके टॉप पिक्स क्या हैं। संदीप जी बताइए कहां पर बेरिश हैं आप आज, क्योंकि मैं देख रहा हूं 4 में से 3 कॉल आपके सेल साइड के हैं। हेमंत बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर में बिकवाली करने का ही मार्केट है, मुझे स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। थोड़ा सा और नीचे में मिलेगा तो ही बाय करना है। M&M के साथ में मेरा पहला कॉल होगा सेल इन M&M, स्टॉप लॉस ऑफ 1275, टारगेट ऑफ 1180। क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिला है फ्राइडे को, जो मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगा। दूसरा होगा सेल इन UBL, जिसका स्टॉप लॉस होगा 888, टारगेट 835। ओके, तो तीसरा भी सेल वाला बताइए सर। ज्वेलरी स्टॉक्स के आई थिंक हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, उसमें भी थोड़ा सा रुझान थोड़ा सा निगेटिव है, तो पीसी ज्वेलर में सेल करने की व्यू दूंगा। 423 का स्टॉप लॉस होगा, 390 का टारगेट होगा और बाय का एक लौता वो भी बता दीजिए, वो भी दे देता हूँ। वाटेक वाबैग एक वीकली पैटर्न इसमें पॉजिटिव डेवलप हुआ है लास्ट वीक, तो एक एज अ हेज काइंड ऑफ 492 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 555। एक चीज दिख रही है, देखिए M&M की गाड़ियां नहीं बिकेंगी, यूनाइटेड ब्रूअरीज की बियर भी नहीं बिकेगी और पीसी ज्वेलर की ज्वेलरी भी नहीं बिकेगी, तो इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन के ऊपर एक बड़ा झटका। बिल्कुल, मुझे सरप्राइज एक ही चीज का है, मैं सोच रहा था एक आध तो सीमेंट स्टॉक भी बेचेंगे वागले साहब, लेकिन सीमेंट नहीं बेचे, कोई बात नहीं, जो पसंद आए आपको चार्ट पर वो बेचिए। तो कुल मिलाकर 3 शॉर्ट कॉल है, खरीदारी करनी तो वाटेक वाबा कैश मार्केट के स्टॉक मिलेंगे। एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज FIs की रिपोर्ट्स आई हैं, साथ ही इस लंबे वीकेंड पर नतीजों की लंबी लिस्ट है बड़े दिग्गजों की, तो इन पूरे नतीजों का एक्शन होगा आपके लिए इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, इन 2 कंपनियों ने उस वीकेंड अपने नतीजे पेश किए और देखिए नतीजे डिसअपॉइंटिंग है और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस जो बुलिश हो गए थे। अनिल अब आप देखिए क्रेडिट स्विस कह रहा था 720 का टारगेट, उन्होंने कुछ ही दिन पहले 720 का टारगेट दिया था, नतीजे देख के घटा दिया है। क्या टारगेट अब नया दिया है, चलिए चलते हैं नियति से और समझते हैं। नियति बताइए 720 से घटाकर क्या लक्ष्य रखा है इस बार? 680 का टारगेट कर दिया और बिल्कुल ठीक कहा आपने। JLR के मार्जिन्स के दम पर काफी ज्यादा ब्रोकरेजेस बहुत ज्यादा बुलिश हो गए थे और ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रहे थे बेहद दमदार नंबर ये पेश करने वाले हैं और बिल्कुल एकदम उल्टा हुआ है उसका और एकदम डिसअपॉइंटेड है ब्रोकरेजेस। टारगेट प्राइस तो घटाए हैं ही, EPS के अनुमान भी ज्यादातर ब्रोकरेजेस घटा रहे हैं। 720 से क्रेडिट स्विस अपना टारगेट प्राइस घटा के 680 का कर रहा है। FI 18 और 19 के EPS अनुमान इन्होंने 6 से 8% घटाए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि अपने EPS अनुमान इसलिए भी घटा रहे हैं क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आगे चल के टाटा मोटर्स को दिखेगा। भारतीय कारोबार काफी ज्यादा कमजोर था। नॉर्मल अपना टारगेट प्राइस घटा रहा है, 601 का था, अब इसे घटा के 585 का इन्होंने कर दिया है। ये हालांकि अभी भी मान के चल रहे हैं कि 12 महीने के दौरान 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, मगर आज तो स्टॉक गिरेगा ही। टाटा स्टील ने भी बेहद खराब नंबर्स अपने पेश किए हैं, सिटी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 395 का था, अब इसे थोड़ा सा अपसाइड की तरफ रिवाइज करके 450 का कर रहे हैं और एबिटा के जो अनुमान है 5 से 4% घटा रहे हैं FI 17 और 18 के। इन्होंने क्यों अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि यूके के बिजनेस का ये थोड़ा सा अपना रीस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगे, सक्सेसफुल होगी और इसके लिए एक ही अपसाइड ट्रिगर होगा, इसलिए अपना टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। लेकिन डॉइचे बैंक होल्ड करने की सलाह दे रहा है और बेहद खराब नंबर्स के बाद अपना टारगेट प्राइस 396 का दे रहे हैं। 7% का डाउनसाइड आपको यहां से टाटा स्टील भी दिखा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक पे ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा नेगेटिव है और दोनों ने ही अपने टारगेट प्राइस घटाए हैं। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स टाटा ग्रुप के कमजोर प्रदर्शन और खबरें तो लगातार टाटा ग्रुप से एक के बाद एक नेगेटिव और बुरी आती दिख रही है और वीकेंड पर टाटा मोटर्स के लिए भी जो झगड़ा चल रहा है दोनों ही ग्रुप के बीच में, रतन टाटा और साइरस मिस्ट्री के, वो बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक रहेंगे एक्शन में, लेकिन नीचे की तरफ। आइए 2 और इंटरेस्टिंग नतीजे हैं जिन पर रिपोर्ट्स आई हैं, हिंडाल्को और बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए कुछ अपग्रेड्स हैं नीति? बिल्कुल है, जिस तरह से बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं हिंडाल्को और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों पर ही ब्रोकरेजेस अपबीट है। स्टेडी परफॉर्मेंस था हिंडाल्को का, एक्सेप्शनल इनकम था 85 करोड़ का, उसके बाद आपको पैट 257% बढ़ता हुआ दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 183 का है जो कि 6% अपसाइड देख रहे हैं, मगर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। 197 का इनका लक्ष्य था, बढ़ा करके इन्होंने 210 का कर दिया है। 22
22% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा बुलिश डॉयचे बैंक है, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। ईपीएस अनुमान अगले 2 साल के लिए 3% बढ़ा रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने 6% बढ़ा के 214 का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 24% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, ऐसा मानना है डॉयचे बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा CLSA मेंटेन कर अपना बाय निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस इन्होंने 175 से बढ़ा के 195 का कर दिया है, बाय 21% का एक अपसाइड देख रहे हैं और अपग्रेड कर रहा है डॉयचे बैंक भी। होल्ड से इनकी रेटिंग बढ़ा के इन्होंने बाय कर दी, यानी अब ये निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 25% बढ़ा करके 200 रुपए का कर रहे हैं। 24% का अपसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 12 महीने के दौरान भी दिखा सकता है। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक के नंबर्स भी अच्छे आए, तो PSU बैंक्स के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और जो सरकार ने मुहिम छेड़ी है स्वच्छ भारत अभियान की, जो ब्लैक मनी के ऊपर सरकार ने अटैक किया है, उसके चलते कासा रेशियो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और क्या फायदे होंगे? जो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन का कामकाज शुरू किया है 8 तारीख को देर शाम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया उसके बाद से। चलिए इस सब पर बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व CMD प्रदीप चौधरी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए, बैंक्स पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा इस कदम के चलते? देखिए, ये है कि जो पैसा छुपाया हुआ है बड़े नोटों के माध्यम से, वो पैसा काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो इसमें देश में ब्लैक मनी काफी खत्म हो जाएगा और लोगों में इसकी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है अब कैश के बदले कार्ड के माध्यम से करें। तो इसमें बैंकों के पास डिपॉजिट ज्यादा आएगा। जो पैसा कैश में पड़ा हुआ था वो पैसा सिस्टम में आ जाएगा। तो इसके चलते जो ब्याज दर हैं वो भी थोड़े कम हो सकते हैं। ओके, ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जो एक तरफ ये बड़े नोट बंद होने से कंजम्पशन थोड़ा धीमा पड़ने का डर है लोगों को? ये कुछ समय में 15-20 दिन तो बिल्कुल धीमा ही रहेगा। जी सर, तो फिर क्या ऐसे में ये उम्मीद करना ठीक है कि कंजम्पशन धीमा होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, RBI गवर्नर के पास ब्याज दरें घटाने का एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप है? हाँ, पर उससे मैंने पहले भी कहा है कि वो बैंक रेट से ब्याज दरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे मिर्ची का रेट कम हो जाए तो आपकी खाने की थाली में कितनी कॉस्ट कम होगी उस पर डिपेंड कर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें तो जब तक RBI CRR कम न करे या CRR को अबॉलिश न करे, ब्याज दरें व्यापक रूप से कम नहीं होंगी। ये बताइए सर, जिस तरह से अब डिपॉजिट आप भी कह रहे हैं बढ़ता हुआ दिखेगा और ये सस्ता डिपॉजिट अब आपके पास नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा, डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा? कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे बच्चा हॉस्पिटल में था तो मैंने निकाला था, अब मैं लाके उसको बैंक में जमा कर दूंगा, तो मैं कासा में क्यों रखूं? मैं उसकी FD बनाऊंगा। बिकॉज और आजकल तो FD बैंक गए बिना आप नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। मेरे सेविंग बैंक में 1 लाख रुपया है, बस उसकी FD कर दो। FD बनाने में तो कोई पाबंदी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि खाता बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पर लोग जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, प्लास्टिक मनी और ये सब यूज करेंगे, तो अपने व्यापार के, अपने व्यवसाय के लिए भी जागरूक होंगे। देखिए, ये कासा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि कासा सबसे ज्यादा हाई है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के सारे क्षेत्रों में बराबर की तरह से रिप्रेजेंटेड है। मोस्ट अदर बैंक जो है एक जोन में रिप्रेजेंटेड है। तो हमारा कासा रेशियो उस जमाने में 55% था नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। सेंट्रल में वो जो है मध्य प्रदेश और इसमें वो जो है 45-48% था। नॉर्थ आपने तो देश के सबसे बड़े बैंक को इतने लंबे समय तक चलाया है, आपकी गहरी पकड़ है पूरे सेक्टर पे। जो एक आम धारणा शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स में ये कि ये जो कुछ हुआ है सरकारी बैंकों के लिए बड़ा गेम चेंजर है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्या ऐसा कुछ है? क्या है? देखिए, ऐसा है कि इसको पर्सपेक्टिव में लीजिए कि बैंकों के पास डिपॉजिट जो है वो है 100 लाख करोड़, और अगर मैं मानूं कि जो पैसा जो लोगों सर्कुलेशन में है वो 16 लाख करोड़ है, जिसमें से बड़े डिनोमिनेशन 12 लाख करोड़ है। अब 12 लाख करोड़ में आप मान लीजिए कि 2-3 लाख करोड़ तो सो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, तो 9 लाख करोड़ आएगा। तो 100 लाख करोड़ में अगर 9 लाख करोड़ का सारा इजाफा हो भी गया
तो कितना होगा? 9%। ओके। तो ये जो है ना, ये मेरे ख्याल अतिशयोक्ति है, इट इज एक्सेजरेशन। और ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा उसमें काशा में आएगा, सेविंग्स में आएगा जरूर, थोड़े दिन फिर फिक्स कर लेंगे। वो डिपेंड करेगा कि शेयर मार्केट किस तरह से चलता है। जैसे पीछे आया है कि बैंकों के डिपॉजिट पहले नहीं बढ़ रहे थे, एकदम सडनली बढ़ गए, तो उसका कारण यही है कि डिपॉजिट के रेट कम हो गए, पोस्ट ऑफिस के रेट ज्यादा थे, तो बैंकों के डिपॉजिट थोड़े से पोस्ट ऑफिस में चले गए, थोड़े से म्यूचुअल फंड में आ गए। और अब जब ये सब उथल पुथल चल रही है तो बैंकों के डिपॉजिट बढ़ गए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर मामूली पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए, मामूली, हाँ, तो मार्जिनली पॉजिटिव। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह सुबह इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। तो ये तो राय हमने सुनाई आपको एसबीआई के पूर्व चेयरमैन साहब की, तो साथ ही एक और राय आपको अभी सुना देते हैं एसबीआई के करंट चेयरमैन की। जी हाँ, अरुंधति भट्टाचार्य, और उन्होंने सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में ये कहा है कि उनकी फिलहाल जो प्राथमिकता है वो तो ये कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, खर्च करने के लिए जो उन्हें पैसे की जरूरत है वो मिल जाए। अब कितना काला धन इस वक्त जमा हो रहा है बैंक्स में, जो नोट जमा कराए जा रहे हैं, वो फिलहाल कहना मुश्किल है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ है एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य। सीधे से बात करते हैं। मैम, जब से सरकार ने फैसला लिया, कह रहे कि कालाधन वाले एक्सपोज हो जाएंगे, आपके यहाँ पे अब तक 80,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो गया, क्या हम उम्मीद करें, अगर आप स्टेटमेंट देखें या पैटर्न देखें, सारे व्हाइट कॉलर वाले हैं, व्हाइट मनी है, या फिर कालाधन वाले भी इसमें आए हैं? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो हमको जो पैटर्न रिकग्निशन की एनालिटिक्स होती है वो एनालिटिक्स देखना पड़ेगा, और एनालिटिक्स करना पड़ेगा खाली आज के डिपॉजिट के ऊपर नहीं, लेकिन उनका जितना एवरेज डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर। तो इसीलिए इतना जल्दी हम कह नहीं पाएंगे। और सच पूछिए तो लास्ट कुछ जो दिनों हैं हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा लोगों के पास हम पैसा पहुंचा सके, इसीलिए इसके ऊपर इतना ध्यान अभी है नहीं, लेकिन आगे चल के हम लोग इसको जरूर और गौर से देखेंगे। फिर भी ठीक है मैम, उसमें थोड़ा जरूर वक्त लगा पूरा एनालिसिस करने के लिए, लेकिन सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पर 80,000 करोड़ की ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आपके ब्रांचेस है, फिर भी आया, तो क्या हम उम्मीद करें कुछ तो काला धन वाले पकड़े आएंगे इसके चक्कर में? देखिए, वो तो हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है जिनके पास काला धन हो वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आए ही नहीं। वैसे उस तरीके से भी अगर वो अपना जो धन है उसको अगर डिपॉजिट ना करेंगे, फिर भी उसका जो वैल्यू है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट करने के बाद ही उनको पकड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना डिपॉजिट करने के लिए उनके पास जो धन है उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आज कल की छुट्टी के बाद आज बैंकिंग सिस्टम वापस से खुल गया है, और अनिल हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज भी एटीएम्स के बाहर सुबह 5:30 बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तो चलिए, आज भी हम आपको रोज की तरह अपडेट देंगे कि किस तरह की कामकाज हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में, और कितने लोगों को आज नए नए नोट मिल रहे हैं। इस बार अच्छी बात है कि डेली लिमिट्स बढ़ी है, वीकली लिमिट्स बढ़ी है, और करंट अकाउंट में से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। हम ये लिमिट बढ़ी, तो इस हफ्ते मनी सप्लाई काफी बेहतर होगी। तो जो वर्स्ट सिचुएशन मुझे लगता है लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं। और वैसे भी वीकेंड था तो थोड़ी लोग फुर्सत में होता है, छुट्टी का दिन है तो आज पैसे निकालने तो आज ही निकाल दो, ताकि वीकडेज में आपका कामकाज खराब ना हो। तो अब से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। काफी जगह सरकार ने समय सीमा भी बढ़ाई है नोट एक्सेप्टेंस की, 24 नवंबर तक अब नोट चलेंगे। तो जो कुछ भी केओस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डरने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए जुड़ेंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया, और साथ ही वायदा कारोबार के साथ तकनीकी राय चार्ट पर देने के लिए कुणाल सरावगी भी जुड़ने वाले नई दिल्ली से, इक्विटी रश के सीईओ। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले और विकास सेठी, और अब जुड़ चुके हैं सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी भी। आप दोनों का भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं सुमित, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेड लेंगे आज?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मार्केट में एक बार लगता है कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, मंदी का सा थोड़ा रुझान बना हुआ है। इमीडिएटली निफ्टी में थोड़ी ब्रॉडर रेंज अगर हम देखते हैं तो 8,500 550 ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे में 8,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल के तौर पे काम करेगा। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते ऊपर में और नीचे में, निफ्टी कुछ दिनों तक इसी रेंज में घूम सकता है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म की प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार निफ्टी आज ओपनिंग में 50-60 पॉइंट नीचे गैप डाउन के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे और मंडे 2 दिन का इम्पैक्ट क्लोजिंग के बाद आ रहा है। तो इमीडिएटली 8,250 के आसपास अगर निफ्टी खुलता है तो कल की क्लोजिंग से 50-60 पॉइंट नीचे का गैप डाउन ओपनिंग मिल सकता है हमको निफ्टी के अंदर। उसके बाद का जो रुझान है वो नीचे की तरफ ही एक बार देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी उछाल यहां से देखने को मिलता है 25-30 पॉइंट का, तो निफ्टी के अंदर एक बार बेच के काम करना चाहिए। ऊपर में इमीडिएटली 8,380 8,400 के आसपास ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में इमीडिएटली जैसे ही 8,200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो 8,100 8,050 तक के टारगेट हमको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से 8,400 के स्टॉप लॉस से सेल करके काम किया जा सकता है निफ्टी के अंदर। ओहो, तो देखिए 8,100 8,150 तक के लक्ष्य हैं निफ्टी में। नीचे के तो वागले साहब कह रहे थे 8,150 इंपॉर्टेंट होगा और बगड़िया साहब कह रहे हैं कि वो टूटेगा और उसके नीचे भी जा सकता है, तो दिक्कत की बात है साफ तौर पर बाजार के लिए। कुणाल, आपको भी लगता है क्या उछाल में बिकवाली करना ही सही रणनीति होगा? निश्चित रूप से हेमंत, देखिए एक क्लियर ब्रेकडाउन हमें निफ्टी के चार्ट पे दिखा है। एक कंसोलिडेशन जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था वो बहुत समय से चल रहा था और उसका एक बहुत क्लियर ब्रेकडाउन हमने उस दिन देखा जब ट्रंप की विक्ट्री हुई और ये नोट्स वाला जो रेगुलेशन आया और वो एक बड़ा गैप भी निफ्टी के चार्ट पर बना है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको और डाउनसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी हेमंत। मुझे लगता है कि बहुत चॉपी मार्केट्स होने वाले हैं, तो स्टॉप लॉसेस काफी बड़े और लिबरल होने चाहिए। मेरी राय में आपको निफ्टी 8150 8100 तक फिसलता हुआ दिख सकता है। मेरी राय में बेच करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा, स्टॉप लॉस 8400 के रीजन में रखें, तब वो स्टॉप लॉस ऑप्टिमम होगा। तो यहाँ पर बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऑपरेट करना। 8400 एकदम सेफ स्टॉप लॉस है। दिक्कत ये कि अगर गैप से खुल गए तो फिर वो स्टॉप लॉस बड़ा दूर हो जाएगा। एनीवे, ये इस वक्त आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर रणनीति हमारे दोनों एक्सपर्ट की। कुछ पिक्स ले ली जाए यहां पर। कुणाल, आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, मेरी राय बिकवाली की है 3 काउंटर्स में अनिल जी, जिसमें सबसे पहले DHFL, जहां पर एक बहुत क्लियर ब्रेकडाउन हमने देखा है और बहुत मेजर सपोर्ट लेवल्स यहां पर वायलेट हुए हैं। तो मेरी राय में गिरावट यहां पर बहुत तीव्र होगी। 240 के लक्ष्य से बिकवाली करें, 260 पर स्टॉप लॉस रखें। IFCI में बिकवाली की राय है। मुझे लगता है कि कमजोर चार्ट है, बहुत वक्त से कमजोर रहा है और यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि काफी बेरिश है। मुझे लगता है 23 रुपए तक जाने की संभावना है। 24 पर स्टॉप लॉस रखकर बिकवाली कर सकते हैं। JP एसोसिएट जो है वो यूजुअल सस्पेक्ट है, बाजार में गिरावट हावी है, रियल एस्टेट पे मंदी है, तो डेफिनेटली और गिरावट आनी चाहिए। 8 रुपए 20 पैसे 8 रुपए का लक्ष्य रखें, 9 पर स्टॉप लॉस रखकर यहां पर भी बिकवाली गिराए। ओके, चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। सुमित, आप भी कह रहे हैं DHFL के पुट्स खरीदने चाहिए? यस, बिल्कुल हेमंत, DHFL के अंदर एक वीकनेस हमको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 20 से 30 रुपए की गिरावट हमको देखने को मिलनी चाहिए। अगर मार्केट ने वीकनेस दिखाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो DHFL एक अच्छा सेल ऑफ और मंदी वाला काउंटर रहेगा। DHFL के अंदर फिलहाल पुट लेके काम करना चाहिए, क्योंकि कल के सेशन में ही हमने ऑलरेडी अच्छा खासा फॉल देखा हुआ है। कल के सेशन से मतलब फ्राइडे के सेशन में तो DHFL के अंदर 250 का पुट खरीदे, जो कि कल की क्लोजिंग के आसपास 9 से 10 रुपए के बीच में मिलना चाहिए। 10 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। बाय करें, 6 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट ये 15 से 20 रुपए लेके चले 2 से 3 दिनों के अंदर। नीचे में अगर ये 10 से 15 रुपए का फॉल देता है तो हमको ये टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए DHFL का पुट खरीदने के लिए वायदा कारोबार में ट्रेड करना हो तो। और अगर आपको शॉर्ट करना हो तो फिर राय कुणाल की सुने, जिन्होंने सीधे सीधे मंदी की बात की। तो दोनों एक्सपर्ट्स की राय मंदी की तरफ। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ बेहतरीन पिक्स विकास सेठी से भी लेनी और सुमित बगड़िया की भी स्टॉक फ्यूचर्स की कुछ और पिक्स है, उन पर हम लेंगे राय। साथ ही फोकस होगा नतीजों पर भी इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, विकास सेठी जी हैं, सुमित बगड़िया जी हैं, कुणाल सरावगी जी हैं। विकास, आपने कहा PSU बैंक्स खरीदने चाहिए और आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कॉर्पोरेशन बैंक के नतीजे भी ओवर द वीकेंड जबरदस्त आए हैं। कौन से वो बैंक्स हैं जहां पर आपकी नजर है, जो आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? जहां
देखिए हेमंत, पीएसयू बैंक्स पे मैं बुलिश हूं, जिसका मैंने कारण भी पहले बताया था। और मुझे लगता है अगर यहाँ पे किसी को मीडियम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वुड बी द टॉप मोस्ट बेट, उसमें खरीदारी करनी चाहिए। और उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी भी मुझे अच्छे लगते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे जो ओवर द वीकेंड आए हैं काफी अच्छे थे, और मुझे लगता है आज के बाजार में गिरावट के बावजूद भी इस स्टॉक में तेजी रहनी चाहिए। पीएनबी के भी जो हाल में नतीजे आए थे काफी पॉजिटिव थे, तो वहां पे भी एक अच्छा रुझान लगता है। तो मुझे लगता है इन तरह के बैंक्स में कोई भी गिरावट में एक मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो बैंक्स में करें खरीदारी मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। आज से सुमित बताएं आपकी पिक्स फिर वायदा कारोबार के लिए। अनिल जी, डीएलएफ में वीकनेस दिख रही है। डीएलएफ ऐसा लग रहा है कि और भी यहाँ से वीकनेस दिखाएगा, और इस वीकनेस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि इमीडिएटली 108 और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में 100 रुपए तक के भी लेवल्स हमको देखने को मिले। तो डीएलएफ के अंदर एक अच्छा बिकवाली का मौका है प्रेजेंट लेवल्स पे भी। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई उछाल आता है तो भी बिकवाली करनी चाहिए। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 123 का स्टॉप लॉस होगा, और पोजिशनल टर्म्स के हिसाब से 128 130 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से 123 के स्टॉप लॉस से सेल करें। 108 और 100 के टारगेट डीएलएफ के लिए आने वाले हफ्ते से 10 दिन में भी हमको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैरिको के अंदर भी कल हमने एक ब्रेकडाउन देखा है, और ऐसा लगता है कि मैरिको के अंदर भी आने वाले दिनों में एक वीकनेस हमको देखने को मिल सकती है। तो मैरिको के अंदर भी सेल करके काम करने की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 260 का स्टॉप लॉस होगा, और नीचे में इमीडिएटली 230 से 225 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर वीक लग रहे हैं, सेल करके काम करना चाहिए। ये तो हुए पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स के, लेकिन अब बात करते हैं कुछ कंपनियों की जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद से कल तक आए। लॉन्ग वीकेंड था, और देखिए टाटा मोटर्स ने डिसअपॉइंट किया है। कुछ देर पहले नीति भी आपको बता रही थी कि जैगुआर और लैंड रोवर के जो मार्जिन्स हैं उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब करीब 2% मार्जिन्स में कमी आई। विकास, पिछले हफ्ते तक लोग कह रहे थे मारुति बेचिए, टाटा मोटर्स खरीदिए, क्योंकि ये बेट जो है वो ग्लोबल मार्केट्स पर बेट है, लेकिन नंबर्स तो वहां पर कमजोर आ रहे हैं। ये बताइए, नीचे आएगा तो खरीदेंगे, आपको लगता है बेच के इससे भी बाहर हो जाना चाहिए? नहीं हेमंत, टाटा मोटर्स पर से सही बताया आपने कि अगर 3-4 दिन पहले तक अगर देखें तो ये लग रहा था कि टाटा मोटर्स वुड बी अ बेटर बेट देन मारुति, बट जिस तरह के नतीजे आए हैं प्योरली डिसअपॉइंटिंग नतीजे हैं, और जिस तरह का ग्रुप में कंट्रोवर्सीज और फाइट्स चल रही है इंटरनल जो भी चल रहे हैं, तो उसके कारण से पूरे ग्रुप के स्टॉक्स पे ही दबाव रहना चाहिए। और इस पीरियड में जब नतीजे भी खराब है तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू अवॉइड सच स्टॉक्स। मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और जहां तक मीडियम से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की बातें हैं तो यहां से अगर सब्सटेंशियल कट्स आते हैं, जैसे कि 10-15% अगर और टूट जाता है टाटा मोटर्स कोई कारण से, तो डेफिनेटली वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 10% टूटे सब टाटा मोटर 10% टूटेगा तो निफ्टी का क्या होगा? चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आज का एक्शन। कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत? एसजीएक्स निफ्टी है 8258, खुश मत होइए 50 पॉइंट की तेजी देखकर, क्योंकि क्लोजिंग देखिए शुक्रवार की 8296, 30 पॉइंट की प्रीमियम, वैसे तो 32-33 पॉइंट में राउंड फिगर में 30 बोल रहा हूं, यानी कि लगभग लेवल है 8330 का फ्यूचर्स का। तो वहां से आपको दिखेगा निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी लगभग 80-70 अंक नीचे, 70 अंक नीचे दिखा है, तो कमजोर शुरुआत होगी। रुपए की शुरुआत पर रखिए नजर, 6725 ये था लेवल शुक्रवार की क्लोजिंग का। 67 के नीचे जाकर बड़े लंबे समय बाद क्लोजिंग दी, और अच्छी खासी नीचे क्लोजिंग दी है, तो क्या आज और कमजोरी बढ़ेगी? इसके साथ ही प्री ओपनिंग सेशन का एक्शन हम आपको बताएंगे स्टॉक 2020 के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, बाजार कैसा भी रहे अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए आज से। और 9:15 पर शुरू होगा बाजार का भरपूर शुरुआती एक्शन, जिसमें आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके शुरुआती 20 मिनटों के दिन भर के लिए। तो होगा एक्शन पूरा, पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।